नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका स्वागत करती हूं द जेसी शो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्राएं सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। जहां प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे जॉर्डन, फिर इथियोपिया और फिर उसके बाद ओमान। ये कहीं ना कहीं तीनों ही देशों के रिश्तों के साथ होते मजबूत प्रगति की दिशा को तय करती हैं। भारत का हर एक टेबल पर स्टेक दिखाती हैं। दिल, दोस्ती, डील, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट से इंपैक्ट कैसे भारत की ग्लोबल पोजिशनिंग को मजबूत करता है, ये साफ तौर पर नजर आता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में भारत की ये एक पॉलिटिकल प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के तौर पर देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तीनों देशों की यात्राओं को करेंगे डीकोड द जेसी शो में। पहले सवाल के साथ करती हूं शुरुआत सर। आज हमने जेसी शो की हेडलाइन रखी है नमो कूटनीति का स्वर्ण युग। आखिर इसके मायने क्या है? सचमुच भारत का जो नरेंद्र मोदी युग है, देश की कूटनीति का स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड है। नरेंद्र मोदी has redefined Indian foreign policy according to the requirements of the country। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विदेश नीति में इस स्वर्णिम काल में भारत प्रथम, राष्ट्रहित सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट, ये बेसिक एक तरह से जो गाइडिंग फैक्टर्स हैं इस समय वो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में प्रेशर या दबाव का कोई स्थान नहीं है। ट्रंप का केस आपके सामने है, आप देखते हैं फाइनली क्या हुआ। भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी के आगे रुकेगा नहीं, और भारत जो है अपने कन्विक्शन, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसके साथ फैसले करेगा। दूसरे देशों के हितों को ध्यान में रख के कम और अपने देश के हित को ध्यान में रख के ज़्यादा फैसले जो है वो भारत करेगा। इसके साथ ही आज नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, डिप्लोमेसी का एक हिस्सा। आप देखिए 29 राष्ट्र जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। सारे संसार में नरेंद्र मोदी की धूम है, क्रेज़ उनसे मिलने का लोगों में। इससे अच्छा स्वर्णिम काल और क्या हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन कंक्लूड 10-11 साल का ये जो एरा है नरेंद्र मोदी का, ये डिप्लोमेसी की दिशा में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत का अब तक का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। सर, जो अभी हालिया में प्रधानमंत्री ने 3 देशों की यात्रा की है जिसमें इथियोपिया, ओमान है, जॉर्डन है, इसका बेसिक एजेंडा क्या रहा है इस यात्रा का? सर, बेसिक एजेंडा है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जिसे कहना चाहिए। और बेसिकली अदरवाइज इसको देखें तो इनफैक्ट इट्स नरेंद्र मोदीज आउटरीच टू द कंट्रीज़ इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल फुटप्रिंट भारत का जो है इन क्षेत्रों में जाना, इसका दूसरा एजेंडा था। इसके साथ ही ऑल दीज कंट्रीज़ आर मेंबर्स एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। और नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है ग्लोबल साउथ में, इनसे मिलने से लीडरशिप मजबूत होती है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का जो ग्लोबल आज जो उनका व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है, जो ग्लोबल लीडर, उसको और स्ट्रेंथन करना है, इंडिया के ब्रांडिंग को और मजबूत करना है। ये सब कारण और बेसिकली गाइडिंग फैक्टर हैं इस सारी यात्रा के। ये बेसिक एजेंडाज थे जिनमें ये यात्रा पूरे तौर पर सफल सिद्ध हुई है। सर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान में भारत और जॉर्डन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा और कौन कौन से समझौते हुए? सबसे बड़ा समझौता ये है कि दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो 5 वर्ष में दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। कुल मिला के जो है बहुत अच्छी यात्रा ये रही है। और ये देखा जाए तो वो जो स्टेटस है आज जॉर्डन की, यहाँ की 3rd लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है इंडिया का, वो स्टेटस आगे चल के और मजबूत होगी इस यात्रा के बाद, ऐसा विश्वास किया जाता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन की जो कंपनीज हैं उनको भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? मूव बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट मूव है, देखिए एनकरेजिंग मूव है। और नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विदेश जाते हैं तो इतना फ्रीक्वेंटली और कंपल्सरीली कहना चाहिए कि बिजनेस लीडर्स हैं वहाँ के, जो बिजनेस कंपनीज हैं उनसे मिलते हैं, कंबाइंड मीटिंग करते हैं। भारत के उद्योगपति, भारत के बिजनेस के लोग, वहाँ के बिजनेस के लोग, वहाँ के उद्योगपति, वहाँ की सरकार, यहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, तो एक कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है वहाँ जाता है। और वहाँ के बिजनेसमैन को भरोसा होता है कि भारत की पूरी सरकार यहाँ मौजूद है एंड वी हैव ए डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर जिसके फैसले ऑन द स्पॉट, ऑन द टेबल होते हैं। तो निवेशक को क्या चाहिए? निवेशक को चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और नरेंद्र मोदी ने दी है भारत को।
निवेशक को चाहिए ऑन द स्पॉट डिलीवरी, सिंगल विंडो, और नरेंद्र मोदी के यहाँ है। निवेशक को चाहिए कंपैरेटिवली लेस करप्शन, तो नरेंद्र मोदी का ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। तो कुल मिला के है कि विदेशी निवेशक को आकर्षित करने के सारे पैरामीटर भारत में आज मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी ने मौजूद कर रखे हैं, जिनसे विदेशी निवेशक आकर्षित होता है। और इसीलिए आप देखते हैं हर रोज़ कोई न कोई इंटरनेशनल डील, इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल क्लाइंट जो है भारत में अपना उद्योग चालू करने की घोषणा करता है। सर, क्या ये सच है कि जॉर्डन मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर तेल नहीं है? हाँ, ये तो नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं है, 1% है आप यूँ कहिए। और तेल नहीं होने का एक बड़ा कारण वहाँ पे है कि तेल निकालना महंगा बहुत पड़ता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसलिए सरकार ज़्यादा साहस नहीं करती। और फिर वास्तव में तेल ज़्यादा इसलिए नहीं है कि करोड़ों साल पहले जो है ये दूसरे जो तेल वाले राष्ट्र हैं, इराक है, कुवैत है, इनमें तो वहाँ जो तेल निकलता था, सऊदी है, तो करोड़ों साल पहले जो है ज़मीन के नीचे जो समुद्र था, समुद्र में पक्षी और इस तरह के जानवर, मछली वछली ये सब मर जाते थे। तो मिट्टी, रेत उनके वहाँ जो बन गए हैं, धरातल सा बन गया है, वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। और इस देश में, और बहरीन हुआ, आपका लीबिया हुआ, इनमें जो है वो स्थिति नहीं है। इनमें ज़्यादातर क्या रेगिस्तान है, चट्टानी पहाड़ हैं, वहाँ तेल के आसार नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो मुख्य बात तो ये है कि वहाँ पे इस देश में तेल निकालना अपेक्षाकृत काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए सरकार भी प्रयास नहीं करती है और टूरिज़्म और दूसरी इंडस्ट्री से जो फर्टिलाइज़र्स है, इनसे अपना काम चलाती है। सर, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जॉर्डन का कनेक्ट क्या है? जॉर्डन का कनेक्ट उनका बहुत पुराना है। अभी तो 7 साल बाद वो गए हैं वहाँ पे। वैसे 2018 में भी गए थे, बट ट्रांजिट था 3-4 घंटे का, तो यात्रा उस तरह से नहीं माना जा सकता। और फुल फ्लेजेड जो पायलिटल विजिट है वो पहली बार हुई है 37 साल में, आप ये कहिए। और 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं दोनों देशों के इस संबंध को, इनकी आप परस्पर मान्यता को, जो रिलेशनशिप को। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि इस यात्रा के बाद ये जो संबंध हैं जॉर्डन के साथ, जो पब्लिक कनेक्ट है, जो पर्सनल कनेक्ट है, मैन टू मैन कनेक्ट है, लीडर टू लीडर कनेक्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट है मोदी और इस राष्ट्र के बीच में, वो आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। And so what is the trading status between India and Jordan? इंडिया और जॉर्डन में देखो, जॉर्डन भी क्या है कि इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दूसरा क्या है कि जो एरियाज़ हैं जिनसे आप डेवलप करना चाहते हैं बिजनेस जो है, तो सारे जो इकॉनमी के प्रमुख एरियाज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के स्टेटस अच्छा है, एनकरेजिंग है। और जो इसका ट्रेड सरप्लस है भारत का, इसमें ट्रेड डेफिसिट नहीं है। तो अब जो एग्रीमेंट हुए हैं नए, उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि व्यापार जो है, जो ट्रेडिंग स्टेटस है जॉर्डन के साथ जो है, ये और आगे बढ़ेगा, ऐसा माना जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 साल में दुगना व्यापार करना है वहाँ पे। तो इससे नई एक रूपरेखा वहाँ बनेगी और आज जो ट्रेडिंग स्टेटस है वो एकदम से उसमें टर्निंग पॉइंट आएगा इस अगले 5 साल में, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, सुना है कि आतंकवाद को लेकर जॉर्डन और भारत के बीच इस बार एक ठोस सहमति बनी है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पे दे हैव शेयर्ड द कॉमन कंसर्न, दे हैव शेयर्ड द कॉमन आइडिया, कॉमन व्यू ऑन एंटी टेररिज्म, टेररिज्म को ख़त्म करना है। और नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा है कि वी आर नेचुरल पार्टनर्स विद जॉर्डन इन रीजनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस एंड ऑल दिस जो है। और जॉर्डन ने सहमति व्यक्त की इस बात के लिए कि जो भारत का वॉर है अगेंस्ट टेररिज्म जो है, इसको हमारा समर्थन है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में हम शांति के लिए प्रयास जो चल रहे हैं उसमें हम उनके भागीदार हैं। तो दोनों ही राष्ट्र जो है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एकजुट हैं। पाकिस्तान के दबाव के बावजूद आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पे इस यात्रा में जॉर्डन नरेंद्र मोदी अर्थात भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। सर, क्या ये सच है कि जॉर्डन के प्रिंस ने खुद फाइटर जेट उड़ाकर सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर उनको नष्ट कर दिया था? हाँ, ये एक लोक कथा है, देश में चली थी और जॉर्डन में खासकर चली थी। और कथा कुछ इस तरह की है, शायद फरवरी की बात कहते हैं कि आईएसआईएस जो खूंखार आतंकी संगठन है, उसने इनके पायलट को पकड़ लिया, प्लेन गिर गया था और उससे पहले पूछताछ करी, फिर उसको ज़िंदा जला दिया पिंजरे में डाल के। उसका वीडियो जारी हुआ 27 मिनट का। सारा राष्ट्र में विद्रोह की स्थिति बनी, आग बबूला हुए लोगों ने कहा बदला लो, बदला मांगता है देश। तो जो राजा थे वो अमेरिका में थे, लौट के आए भाग के जो है, आके उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि धरती पे लोग इसको याद रखेंगे।
इन ए वे जो है। और फिर उन्होंने काउंटर हमला किया, 56-57 आतंकी मारे गए, वो हीरो बने। उस समय जो है जॉर्डन के प्रिंस जो हैं, मिलिट्री की वर्दी, मिलिट्री ट्रेनिंग है उनकी, मिलिट्री की एजुकेशन है पुरानी, तो वर्दी लेके मैदान में आए तो लोगों को ऐसा लगा कि खुद ही जहाज लेके गए थे, खुद ही शत्रु को मार के आए हैं, जबकि उनकी लीडरशिप थी एज ए लीडर जो है बाद में। तो वस्तु स्थिति है कि खुद प्लेन उड़ा के नहीं गए थे, लेकिन उस सारे मूव का जो उन्होंने सुपरवाइज किया था, उस सारे मूव को, और सेनाओं का मनोबल बढ़ाया था और देश में संदेश दिया था कि शत्रु अगर हमला करेगा, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। तो उस समय उनकी काफ़ी छवि बनी इंटरनेशनल फ्रंट पे और अपने देश के अंदर। सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के बीच में फिलिस्तीन संकट को लेकर और गाजा पट्टी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई, मैंने सुना है। दोनों ने कंसर्न शो किया। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है, ह्यूमैनिटेरियन पार्ट जो है उसका, वो बड़ा सीरियस है। सामग्री जाती है, वहाँ पहुँचती नहीं टाइमली और सही स्थान पे नहीं पहुँचती है, तो इस पर चिंता व्यक्त की गई कि जो टाइमली और जो सेफ डिलीवरी है एड मटेरियल की, ये इंश्योर की जानी चाहिए। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेके हुई। और बाकी तो है कि जो शांति समझौता हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है ट्रंप का, उसका हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वहाँ शांति रहेगी। दिस इज ऑल। सर, इसी प्रकार भारत और इथियोपिया के बीच आपसी शांति और सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े समझौते होने की चर्चा है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है, इथियोपिया का सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है लार्जेस्ट जो है। समझौते काफ़ी हुए हैं इस बार वहाँ पे, मैंने सुना 8 समझौते हुए हैं। तो बेसिकली तो ये हुआ है कि जो स्टेटस है बायोलेटरल रिलेशनशिप, इट हैज़ बीन एलिवेटेड, रेज टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सबसे बड़ा तो ये समझौता एक तरह से जो है गाइडिंग फैक्टर ये वहाँ पे बना। दूसरा डिफेंस का हुआ समझौता, कस्टम का हुआ। फिर जो है कस्टम डिफेंस के बाद में जो फाइनेंशियल जो लोन्स हैं उनका रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो, इस पे हुआ। हेल्थ पे हुआ, यहीं राजस्थान का जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल, उसका भी वहाँ है कारोबार, तो उसका जो चाइल्ड और जो मदर यूनिट है उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे चर्चा हुई। आईटी पे चर्चा हुई, टूरिज्म पे चर्चा हुई। तो 8 समझौते हुए और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आ रही। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, सामरिक साझेदार। वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग टू दिस आइडियाज? एब्सोल्युटली करेक्ट है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहना होता है, और वैसे भी उनका कहना ये है कि भाई ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, क्योंकि इनका जो लोकतंत्र के जो वैल्यू हैं, लोकतंत्र के मूल्य हैं और हमारा इतिहास है, वो एक जैसे हैं, मेल खाते हैं, मैचिंग हैं। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी पार्टनरशिप जो है ना, खरीदने और बेचने वाली पार्टनरशिप नहीं, इट इज़ नॉट कन्फाइन ओनली टू ट्रेडिंग पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रैटेजिक है और भाईचारे पर आधारित है, अर्थात रक्षा के क्षेत्र में भी हम उनके एक दूसरे की मदद करेंगे। और दूसरे जो स्ट्रैटेजिक हैं एरियाज, जैसे कि पॉलिसी बनानी है, आज ब्रिक्स पे क्या करना है दोनों देशों को, ग्लोबल साउथ में क्या करना है दोनों देशों, इस पे जो विचार करना है, ये सारे मिल के आपस में जो है चर्चा करेंगे। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये नेचुरल है एंड लाइक टू वर्क एज नेचुरल एलाइज। वेलकम। सर, इथियोपियन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त रिस्पांस मिला। 8 मिनट तक लगातार तालियां ही बजती रही। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अद्भुत है। नरेंद्र मोदी को वरदान है सरस्वती का, ईश्वर का। जहाँ जाते हैं दीवानगी होती है, लोगों में दौड़ते हैं। पहले दीवानगी भारत में दिखाई देती थी, अब दीवानगी भारत की सीमाओं के बाहर दिखाई देती है। कहाँ इथियोपिया देखिए, 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर। कहाँ नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, तो 50 बार तालियां बजना 8 मिनट में। जी, आजकल सब काउंट होता है कंप्यूटर देखिए। तो 8 मिनट में 50 बार तालियां बजना अद्भुत था। वो बोल ही नहीं पाते, बोलते उससे पहले ही तालियां बजना शुरू हो जाती थी। कितना चार्म, कितना क्रेज़ है लोगों में। और फिर जिन लोगों ने देखा वो दृश्य टेलीविज़न पे, तो उनको ऐसा लगा कि ये दृश्य वैसा ही था जैसा 2014 में जो पार्लियामेंट चुनाव जीत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार संसद में आए थे, जो नारा लगा था कि शेर आया, ध्यान है आपको, उसमें इतनी तालियां बजी थी। तो कमाल है, देखिए भारत की तालियां, उनकी तालियां एक जैसी हो रही हैं वहाँ पे, मतलब उत्साह है लोगों का जो है। और फिर ये मैंने पढ़ा कहीं कि भाई ये 18वीं पार्लियामेंट थी जिसको नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में संबोधित किया। बहुत बड़ी बात है, द वेरी रेयर ऑनर जिसे कहते हैं। तो इट वॉज ए सुपर हिट शो। सर, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया को शेरों की धरती क्यों कहा? गुजरात में शेर होते हैं, तो उनका मन हुआ कि भाई गुजरात से लिंक भी रहा है व्यापार का पुराना, हज़ारों साल पुराना जो है। तो एक मन का भाव था और उनका मनोबल बनाने के लिए कि मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात शेरों की धरती है,
तो ये देश भी शेरों की धरती है। एक अच्छी बोनाफाइड इंटेंशन से और मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही गई है। और शेर वहाँ तो हैं ही, शेर वहाँ भी हैं, गुजरात में भी हैं, तो मतलब सिमिलैरिटी है। तो इसके इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, एक उत्साहवर्धन करने वाला एक अच्छा सा वाक्य कि आपका देश भी शेरों की धरती है। सर, इथियोपिया में ये कॉफ़ी नीट कल्चर क्या है एग्जैक्टली? कॉफ़ी देखो, उसका जन्म तो देखते उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। और पिछले दिन सुना था ना, आज दिन बताया था कि राहुल गांधी वहाँ चले गए हैं कॉफ़ी के साउथ अफ्रीका में समझने के लिए कैसे बनती है, कैसे उसको घोटते हैं, कैसे क्या करते हैं, शौक अपना अपना जो है। एनी हाउ, तो उस देश में क्या है, कॉफ़ी किसी को ऑफ़र की जाती है तो ऐसे नहीं है कि लेट्स ए कप ऑफ कॉफ़ी। वहाँ का बाकायदा ट्रेडिशन है, कॉफ़ी उसी को ऑफ़र करती है सरकार जो मान सम्मान होता है, उनकी स्टेटस होती है, उनका इंटरेस्ट होता है, विदेशी मेहमान होता है। तो ये कॉफ़ी जो एयरपोर्ट पे थे तो बाकायदा ट्रेडिशनल कॉफ़ी की सेरेमनी हुई। ऐसे नहीं था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा चलो भाई लेट्स हैव कॉफ़ी नरेंद्र भाई, ऐसा नहीं था। वहाँ पहले से एक समारोह तय था, एक सेरेमनी तय थी, वहाँ दिया कॉफ़ी, उनको भेंट की गई जो है, कॉफ़ी पीने के लिए दी गई। तो वो जो कॉफ़ी है वहाँ वो ऐसा माना जाता है कि दोनों राष्ट्रों के बीच एक भाईचारा है, बहुत आदर है, सम्मान है एक दूसरे के प्रति जिसे कहते हैं। तो ये उस तरह का भाव जो है ना ये वहाँ पे था। तो कॉफ़ी कल्चर है, इस तरह से ट्रेडिशनल है। और नरेंद्र मोदी गए तो बहुत अच्छी से उनके साथ जो है ये उन्होंने किया। और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए सिंबल ऑफ ए हिस्टोरिक फ्रेंडशिप एंड ए वार्म हॉस्पिटैलिटी बिटवीन द टू नेशंस। दिस कॉफ़ी इज़ ए सिंबॉलिक जेस्चर। सर, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया इज नेक्स्ट ग्रोथ इंजन। इस पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आज इंडिया जो है संसार की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। आप देख रहे हैं, पहले पता नहीं 10 नंबर पे थे, फिर 5 पे आए, फिर 4 पे आए, अब 3 पे छलांग लगाने का नरेंद्र मोदी का टारगेट है, नरेंद्र मोदी का इरादा है। उनका जो रोड मैप है, थर्ड इकोनॉमी, संसार की सबसे बड़ी तो है फास्टेस्ट इकोनॉमी। फिर आप ग्रोथ रेट देखिए 8.2% सेकेंड क्वार्टर की, जो पहले 6 क्वार्टर में कभी नहीं आई। और उस पर्टिकुलर डे पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होगी, 8.2% जो है। और फिर आप देखते हैं 140 करोड़ लोगों का देश है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो ग्रोथ बढ़ रही है। और लोग हैरान हैं इतनी तेज़ी से भारत कैसे आगे बढ़ रहा है दैट वे। कभी कोई सरकार खुद भी सोचती होगी कि 8.2 तो हमने नहीं सोचा था, हमने 7 साढ़े 7 सोचा था। पीयूष गोयल आल्सो मस्ट बी सरप्राइज्ड कि कैसे हुआ, बट मस्ट हैव ए पैट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर जो है। तो अच्छा है, गुड। सो सिंस वी आर डिस्कसिंग इथियोपिया, एक बात ये कही जाती है कि जो दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ रहा है उसका एक कारण है इथियोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उसको लेकर। सरकार इसका रोकथाम कैसे करेगी सर? ये दिल्ली में उम्मीद है इसको लेकर। इट्स एक्चुअली करेक्ट। मैंने पढ़ा कि 10,000 साल पुराना कोई ज्वालामुखी था, फट गया, उसकी रेत, राख और धुआं जो है वो चलते चलते भारत पे आ गया जो है। और प्रदूषण भारत में पहले से ज़्यादा है, दिल्ली आ गया। सरकार चिंतित हुई तो सरकार और जो उपाय कर रही है, सरकार इसको भी ध्यान में रख रही है कि एडिशनल धुआं और एडिशनल प्रदूषण जो है ये वहाँ से चल के भी यहाँ आ गया है दिल्ली में। तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल केयर। सर, मेरे दोस्तों का कहना है कि दिल्ली में भी एक मिनी इथियोपिया बन गया है। आपको मौका मिला वहाँ जाने का, और क्या खास है वहाँ? मैंने पढ़ा है, जाऊँगा एक दिन। हुमायूं सफदरगंज रोड के आसपास कहीं बताया है कि दिल्ली में वैसे क्या छोटे छोटे कैफ़े खुल गए हैं जी। तो यंग क्राउड जाता है वहाँ, उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको 5 स्टार अच्छा नहीं लगता। तो एक नई कल्चर है, तो उसी में कि नई कल्चर है कि ये खुल गया है वहाँ कॉफ़ी शॉप इस तरह का। तो वहाँ के जो डिशेज़ हैं उस देश की जो हैं वो बनती हैं। मैंने सुना कि डोसा की तरह की कोई ख़ास डिश बनती है। अब जाएंगे देखेंगे, कोई चिकन करी कहते हैं उसकी एक्सपर्टाइज है उस शॉप की। तो बड़ा क्राउड रहता है वहाँ, लोग जाते आते हैं। तो इज़ ए न्यू चार्मिंग डेस्टिनेशन विच सिम्बोलाइजेज द ग्रोइंग रिलेशनशिप एंड पॉपुलरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ द टू नेशंस। सर, आखिर भारत और इथियोपिया संबंध में काली मिर्च तो सोना लो का ये नारा क्या है? ये पुराना है नारा, उस पुराने ज़माने के अंदर जो है तो इस देश में जो है सोना पैदा होता था जो है, और काली मिर्च भारत में पैदा होती थी। काली मिर्च का बड़ा चाम था उस देश में। वहाँ के व्यापारी बाकायदा समुद्री रास्ते से काली मिर्च खरीदने यहाँ पे आते थे। तो काली मिर्च क्या ब्लैक में बिकती थी, आपने कही सोने की तरह बिकती थी। तो वहाँ सोना ज़्यादा था उनके पास में, सोना मतलब बहुमूल्य चीज़ें, सोना हीरा जवाहरात कुछ भी जो है।
तो एक भाव है बात का, काली मिर्च इतनी पॉपुलर थी कि वहाँ के लोग सोना देकर भी काली मिर्च लेके जाते थे। ये भारत की पुरानी संस्कृति का गौरव है, पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं अपने बिजनेस की, और जो व्यापार है दोनों देशों का 2000 साल पुराना, उसका एक प्रतीक है। तो ये नारा और ये भाव वहीं से पैदा हुआ है। सर, ऐसा कहा जाता है कि हाथी दांत का जो व्यापार है उसने दोनों देशों के संबंधों की नींव रखी है। ये पूरा मामला क्या है? ये भी सेम वही है। अब हाथी दांत जो है ना, उस कंट्री में हाथी दांत बहुत ही खूबसूरत और ऐसे माने जाते हैं कि बहुत ही बहुमूल्य थे। वैसे हाथी दांत कहते हैं संसार में कहीं थे नहीं। इंडिया में क्रेज़ था थोड़ा लोगों को रहता हाथी दांत खरीदने का, तो वही मसाला और चाय और सोने वाली जो बात है, तो हाथी दांत जो ये क्रेज़ था, देखते हुए भारत सरकार ने देखा कि बहुत हाथी दांत का इम्पोर्ट हो रहा है, तो उन्होंने 1986 में इसको टेम्पररी क्लोज़ किया एक बार। फिर 1991 में फॉर्मली इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ से नहीं आना। पर इनिशियली जो हज़ारों साल पहले जो रिश्ता चालू हुआ था, हाथी दांत वहाँ से यहाँ लाते थे और यहाँ से फिर सामान जो है, मसाले हैं और रेशम है और जो सामान जाता था यहाँ से, वो जाता था। तो हाथी दांत इज सिम्बॉलिक ऑफ द ट्रेडिशनल सेंचुरी ओल्ड बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। सर, हर एक देश का अपना एक इतिहास होता है और इथियोपिया का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि यूरोप भी कभी इथियोपिया को अपना गुलाम नहीं बना पाया। इथियोपिया के पास आखिर ऐसी क्या ताकत रही? एक तो मनोबल, एक भाग्य, एक मैन पावर इसलिए कि 13 करोड़ की आबादी है इथियोपिया की। तो 1930 में जो है कुछ समय के लिए इटली वालों ने कब्ज़ा किया था वहाँ आकर के, मुसोलिनी वहाँ पे जो है, और कुछ समय बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद में फिर वो कब्ज़ा हट गया। जो कब्ज़ा करने वाले थे उनको उन्होंने भगा दिया, वापस देश में आ गए। तो एक परंपरा तो सबसे चली आ रही है, क्योंकि चांस ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड वार हुए, कई किस्से कहानियाँ हुए संसार के इतिहास में, लेकिन इस पर कोई दूसरा देश कब्जा नहीं कर पाया। गॉड गिफ्ट, डेस्टिनी। सर, नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया में एक पूरा दिन बिताया जहां पर खूंखार कबीलोों के बीच में कहते हैं कि 60 शैतान पहरा देते हैं। सर, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऑकवर्ड लगे, डर लगता हो प्रधानमंत्री जी को? वो तो प्रधानमंत्री को मालूम पड़ेगा ऐसा, तो और ज़्यादा करने जाएंगे, उस चैलेंज को स्वीकार करने जाएंगे। वो तो कहते हैं चुनौती देना ही मेरी चुनौती है, मेरा काम है जो है। अद्भुत उनका नैतिक साहस, करेज, कन्विक्शन जो है, वो एक कहावत है उस समय की, लेकिन उसके अंश और क्या कहना चाहिए, विरासत तो वहाँ है ना, एक कंट्री लीगेसी उन आत्माओं की वहाँ पे ऐसा कहते हैं जो है। अब वो क्या है कि अलग अलग तरह की जातियाँ हैं, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ हैं। आपने देखा नहीं, भील और अलग अलग आदिवासी कबीले, इस तरह कबीले हैं, उनकी बड़ी ड्रावनी कहानियाँ हैं वहाँ की जो हैं। तो ये बात सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई, उन्हीं सब प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी सिक्योरिटी और उन सबके साथ गए थे। लेकिन फिर भी एक प्रोग्राम बनता है ना, अपना अफसर प्रोग्राम बनाते हैं कि साहब यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना, तो अफसर ये कहते हैं साहब वहाँ मत जाइए, उसकी एक कहावत है। तो नरेंद्र मोदी देखते होंगे उसकी तरफ एक पल के लिए, फिर कहते होंगे बनाओ। तो चैलेंज को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है ना उनकी जो है, तो चले गए वो, कोई डर नहीं उनको संसार में कहीं भी जाने आने का। सर, इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी और इथियोपिया के पीएम दोनों ही टाटा मोटर्स की रेंज रोवर में बैठकर जाते हैं। एक भारतीय कार में बैठकर पीएम मोदी को कैसी अनुभूति हुई होगी? निश्चित तौर पे ही इज़ ए प्राउड इंडियन, ही इज़ ए फर्स्ट प्राउड इंडियन। आप एक ऐसे तो कहते हैं राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, लेकिन जो भारतीयता का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी चलते हैं तो उसमें उनके लिए एक अद्भुत क्षण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस दृश्य को देखने वाला जो व्यक्ति है वो दुनिया में नहीं रहा। रतन टाटा अगर आज होते तो उनको और अच्छा लगता जो है। तो ए गुड मोमेंट फॉर नरेंद्र मोदी, ए मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर द कंट्री। सर, भारत और इथियोपिया के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आखिर सिनेरियो क्या है एग्जैक्टली? भारत इथियोपिया का सिनेरियो इस तरह का है कि इथियोपिया को हम निर्यात करते हैं लोहा, स्टील, मेडिसिन, और हम उनसे जो है इंपोर्ट जो करते हैं वो दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां, बीज, चमड़ा एंड ऑल दिस जो है, जो ट्रेडिशनली चला रहा है ये। तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यापार। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस है, भारत के पक्ष में है, और ट्रेड डेफिसिट नहीं यहाँ पे जो है। अच्छा बिजनेस है, ग्रो कर रहा है बिजनेस। यात्रा हैज़ बीन मोरल बूस्टर फॉर द बिजनेसमैन आल्सो। तो ये व्यापार आज जो है ये और बढ़ेगा, लेकिन पीसफुल है, बायलैटरल रिलेशनशिप ग्रोइंग है, एनकरेजिंग है। सर, इथियोपिया में मोदी के सम्मान में गूंजा वंदे मातरम, कितना भावनात्मक क्षण रहा होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? हाँ, केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं हाउ मच इमोशनल एंड थ्रिल्ड ही मस्ट हैव बीन। आप सोचिए कि एक तो वहाँ तिरंगा लहरा रहा था, मैंने देखा टीवी पे, भारत माता की जय का नारा लग रहा है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं,
मिनी इंडिया का दृश्य हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ वो वंदे मातरम घूम रहा है जिसको बजाने में चलाने में लोगों को भारत में आपत्ति है, कुछ लोगों को। आप देखिए ट्रेजेडी है। तो जो नैरेटिव है वंदे मातरम का, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन नरेंद्र मोदी ने दिलवाया इस बार इसमें जो है। तो वेरी इमोशनल मोमेंट एंड वेरी मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर हिम, फॉर एवरी इंडियन टू दैट एक्सटेंट। सर, जो नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच में जो हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड डील हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? इट्स ए मिरेकल बाय नरेंद्र मोदी। आप देखिए, मोर देन 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री। कभी सुना संसार में ऐसा? कर दिया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने खुद ने कहा कि आज मैंने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो ऐतिहासिक है और सदियों तक दोनों देशों के लोग इसे याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरी ये सिल्वर लाइन है जिसे कहते हैं इस समझौते की, जिसका अल्टीमेट जो पर्पज़ है दोनों देशों के लोगों को जोड़ना और दोनों देशों के व्यापार जो है उसको और बढ़ाना। और इसमें एक बात और है, इट विल आल्सो इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स बिटवीन द टू नेशंस। तो एक बहुत अच्छा है, ये दूसरे खाड़ी देश के साथ ये समझौता हुआ है। पहला यूएई के साथ हुआ था 2022 में और अब इसके साथ हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 27,000 करोड़ का बेनिफिट जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स को इससे हुआ है। तो एक मील का पत्थर है समझौता, इसे कहना चाहिए। एक्सीलेंट। और सर, इस फ्री ट्रेड डील के अलावा ओमान के साथ में और क्या क्या समझौते हुए भारत के? बाकी समझौते भारत ओमान के बीच में जो हुए हैं, हेल्थ को लेके हुआ है, एग्रीकल्चर को लेके हुआ है, आई को लेके हुआ है, इरिगेशन जो है, वाटर रिसोर्सेज, इसको लेके हुआ है। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ एग्रीमेंट जो है ना हैव बीन डन। सर, क्या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मस्कट यात्रा तेल व्यापार से आगे बढ़कर कुछ और थी? ऑफ कोर्स, व्यापार तो वहीं ख़त्म हो गया, तेल की बात वहीं ख़त्म हो गई, आपस में लेते रहेंगे, करते रहेंगे। इसका लार्जर पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपसे कहा। लार्जर पर्सपेक्टिव सबसे बड़ा इसका ये है कि हम अफ्रीका और वेस्ट एशिया के अंदर अपनी आउटरीच को बढ़ाएं, अपनी एक्सेस को बढ़ाएं, अपने मोरल इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, अपने जो इकोनॉमिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाएं, हमारी जो ग्लोबल लीडरशिप है उसको मजबूत करें। एंड ऑल दीज पैरामीटर्स द विजिट हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि मस्कट की यात्रा है ना, इट इज़ बियॉन्ड द परचेज एंड सेल ऑफ ऑयल। जहाँ तक व्यापारिक रिश्तों का प्रश्न है तो रिश्ते हज़ारों साल पुराने हैं ओमान और भारत के बीच के। और वस्तुतः देखा जाए तो ओमान को जो है खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री पॉइंट टू गल्फ कंट्रीज़ जो है उसमें से। तो तब से क्या है कि एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है ओमान की। और ये क्या है कि जो की रूट्स हैं वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें इंडिया को सहायता देता है, इंडिया के बहुत काम आता है जिसे कहना चाहिए। तो इनके रिश्ते हज़ारों साल बहुत पुराने हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारत और ओमान के रिश्ते वो चले आ रहे हैं। ये प्रवेश द्वार का काम करता था और समय के साथ साथ ये रिश्ते जो है और मजबूत होते जा रहे हैं। सर, ओमान के सुल्तान की जो लाइफस्टाइल है, उनके जो शाही अंदाज की रोचक कथाएं सुनने को मिलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो देखो हर राजा के साथ है, हर राजा के 10-20 महल होंगे, 10-20 रानियाँ होंगी, 100-50 गाड़ियाँ होंगी, 1000-2000 घोड़े होंगे, विदेशों में संपत्तियाँ होंगी, घर परिवार के लोग जाएंगे आएंगे। तो अब इस राजा के बारे में ये है कि इसकी $1 अरब की है हैसियत, प्रॉपर्टी, संपत्ति इसको कहते हैं। और 12 बड़े शाही महल हैं अपार्ट फ्रॉम अदर ऑल जो अपन गिनते हैं दैट वे। और बहुत ही अद्भुत है सारा उसका दृश्य जो है। विश्व की सेकंड सबसे बड़ी फेरी टाइप होता है उसमें जो है, तो वो सबसे 508 फीट लंबी है और कुछ इस तरह का है जो। तो वो सारा जो है वो बड़ा एक चर्चा का केंद्र है। मैंने घोड़ों का आपसे कहा। और फिर इनकी पर्सनैलिटी एक मध्यस्थ की मानी जाती है। ये क्या खुद तटस्थ राष्ट्र है अमंग द गल्फ कंट्रीज जो है। तो झगड़ा हो ईरान अमेरिका का तो इनकी मध्यस्थता है, उधर इजराइल हमास का झगड़ा हो तो इनकी मध्यस्थता है। तो पॉपुलर पर्सन लॉट ऑफ मनी लाइक एनी अदर एम्परर। और शादी वादी का तो पढ़ा ही था मैंने कि वो रोमांटिक अंदाज में शादी हुई, कोई लड़की थी पसंद आ गई किसी महफिल में, उसके साथ शादी हो गई उसकी, और कहते हैं संसार की सबसे सुंदर महिला है, बच्चे हो गए, परिवार सेटल हो गया, बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, कुछ वहाँ पढ़ते हैं, तो ऑल वेल। तो हर राजा की जो हैं लीगेसी स्टोरीज जो हैं इस राजा के बारे में भी हैं, बट ओवरऑल नॉन कंट्रोवर्शियल, ए गुड पर्सन, नॉन कंट्रोवर्शियल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही कि ओमान चौथे नंबर पर है पर मैं ताली नहीं बजाऊंगा।
प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते थे ये कहकर? प्रधानमंत्री मन की थोड़ी सी निराशा को उन्होंने व्यक्त किया, नॉट विद रेफरेंस टू ओमान गवर्नमेंट। वो क्या है कि आजकल एक चालू किया है क्विज प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारत के बारे में जानने के लिए कि नो इंडिया, भारत को जानिए। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ कितने लोग इसमें जुड़े हैं, इस कैंपेन से जो है कितने ने पार्टिसिपेट किया है। तो आयोजक ने कहा सब 10,000 लोगों ने किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पर ताली नहीं बजाऊँगा, आपको 1 नंबर पे आओगे उस दिन ताली बजाऊँगा, उस दिन आपको शाबाशी दूँगा, नोट नाउ। और फिर उन्होंने कहा भाई अपना पार्टिसिपेशन जो है ना ओमान से क्विज के अंदर, इस ऐप के अंदर जो है ना बढ़ना चाहिए। सो दिस वाज विद रेफरेंस टू दैट, नॉट विद एनी गवर्नमेंट और एनी रॉयल फैमिली ऑफ ओमान। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओमान में थे तो उनके कान में कुछ लगा हुआ था, तो बड़ी उत्सुकता हुई, कौतूहल कि ये क्या था आखिर। वास्तव में वेरी शार्प नोटिस जो आपने लिया इस बात का, जो वाकई मुझे 2-4 लोगों ने कहा क्या है, मैंने कहा देखते हैं जो है ये। तो मैंने देखा उसको, तो ये क्या है कि रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस थी जो कान में लगाई है उन्होंने। विदेशी भाषा में क्या है कि लोग साथ बैठते हैं, ट्रांसलेटर, आप बोलते हैं फिर वो जवाब देता है, फिर वो आप बोलते हैं फिर सामने वाला जवाब देता है। तो उन्होंने शॉर्टकट किया इसको। 21वीं सदी का एक्सपेरिमेंट है ये कि जो रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है उसको अपने कान में लगा लो ना, सब वहीं से हो जाएगा, दैट वे जो है। तो ये पता लगता है नरेंद्र मोदी कितने टेक्नो सेवी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ शायद चीफ मिनिस्टर से तब भी और आज भी वो वर्ल्ड के गिने चुने प्रधानमंत्रियों में जिनका टेक्नोलॉजी में विश्वास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो जितने आजकल जितने इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जितने आविष्कार हो रहे हैं टेक्निकल उसके अंदर, नरेंद्र मोदी वांट्स टू ऑलवेज कीप हिमसेल्फ अपडेटेड ऑन ऑल दोज डेवलपमेंट्स जो है। तो उनके मन में वरना क्या इंडियन पॉलिटिशियन टेक्नोलॉजी से इससे थोड़ा सा कतराता है कि ठीक है भाई काम करो। लेकिन ये मैंने देखा इस तरह से, अभी पार्टी में भी यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जाऊंगा मैं, रीच देखूंगा आपकी सारा जो है ये। तो ये 21वीं सदी के प्राइम मिनिस्टर हैं, दैट वे जो है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, हमेशा का सोल्यूशन कर दिया है। नाउ ही इज़ इंडिपेंडेंट, ही विल नॉट डिपेंड ऑन ट्रांसलेटर्स एट ऑल इन सच इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स। जो कुछ बोलेंगे वो रियल टाइम ट्रांसलेटर सुनेगा, उसी हिसाब से सोचेंगे और जवाब देंगे। गुड इनोवेशन कहो या गुड प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी ऑल अप्रिशिएट। सर, जॉर्डन और इथोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कार डिप्लोमेसी देखने को मिली, इस कार डिप्लोमेसी के नए संस्करण को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा था आपसे, नरेंद्र मोदी नया नारा लगाते हैं सुपर हिट हो जाता है, नरेंद्र मोदी नया काम करते हैं सुपर हिट हो जाता है। अब बताइए कार में बैठ गए यही सुपर हिट हो गया, यही नई डिप्लोमेसी हो गई, यही चर्चा हो गई संसार में। ट्विटर पे जो क्या कहते हैं उसको ट्रेंड करने लग गया संसार में सबसे ज़्यादा। तो गॉड गिफ्ट है, पहले पुतिन के साथ हुआ आप देखिए, और फिर उसके बाद अच्छा दुनिया के लोग कार में बैठते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि नरेंद्र मोदी बैठ गए राजा के कार में, राजा के कार में उन्हें बैठा लिया किसी दूसरे राजा को, तो कहानी है, स्टोरी बनती है उससे जो है। तो आप देखिए जॉर्डन वाले थे प्रिंस, तो वो उनको म्यूज़ियम में ले गए, वहाँ म्यूज़ियम से एयरपोर्ट छोड़ने चले गए। दूसरे थे वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, तो वो उनको एयरपोर्ट से लेके होटल तक छोड़ दिया उन्होंने। तो स्टोरी चल गई पूरी। तो कार डिप्लोमेसी है, और कार डिप्लोमेसी का बेसिक मतलब ये है कि वी आर फ्रेंड्स, हमको भरोसा है एक दूसरे पे। मेरी कार में आप तो ऐसे थोड़ी बैठ जाओगे अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होगा उस तरह से, अगर केवल फॉर्मल रिलेशन होंगे हमारे, तो कार में कौन कहता है कि मेरी कार में चलो जो है। लेकिन वो तो रिलेशनशिप है ना, नरेंद्र मोदी का इस तरह का भरोसा है, लोगों में विश्वास है, और एक जेस्चर उनके प्रति कि ठीक है बैठो। तो लोग खुद ही आजकल ड्राइवर बनना पसंद करते हैं, मतलब चलाना पसंद करते हैं उसको। आप देखिए जो इथोपिया का ये जो प्रधानमंत्री चला रहा था, ये नोबेल पुरस्कार विनर है, और नोबेल पुरस्कार के ट्रम्प कितना रोते धोते रहते हैं आप देखिए, और वो आदमी नोबेल पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी गाड़ी चला रहा है। कुदरत का खेल देखिए आप यहाँ। तो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो जो भी कुछ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ अद्भुत होगा, नया होगा, चमत्कारी होगा, और बहुत ज़्यादा चर्चा उसकी सारे संसार में होगी, वो चाहे कुछ भी करें। अब लेट्स सी अगला वो क्या करते हैं ऐसा काम। सर, चर्चा उनके क्रेज की भी है फिलहाल। इथोपिया और ओमान भी पीछे नहीं हटा, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो विदेशों में ये नरेंद्र मोदी का क्रेज आखिर है क्या एग्जैक्टली? लास्ट टाइम मैंने कहा था कि विदेशों में नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की होड़ सी लगी हुई है। लोग इंतज़ार करते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्र में है, हमारे देश में, हम उनको नागरिक सम्मान दें। आप देखिए 29 कंट्रीज, 29 ऑनर्स एंड 1 पर्सन नरेंद्र मोदी। इमेजिन, आप देखिए। और उसमें भी आश्चर्य की बात क्या है कि 6 गल्फ नेशंस हैं, उसमें से 5 गल्फ नेशंस ने नरेंद्र मोदी को जो है सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो आप ये कह सकते हैं दैट वे जो है कि ही इज़ द ओनली लीडर इन द वर्ल्ड
हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाई 5 नेशंस आउट ऑफ 6 गल्फ नेशंस, जो है कितनी बड़ी बात है। दिस इज ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री। सर, मैंने ये भी सुना है कि बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में प्रबुद्ध नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। उन लोगों के मन की भावना है, किसी से प्रेरित नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का एज ए प्रधानमंत्री नैतिक समर्थन है हमारे मूवमेंट को। और 2016 में जब लाल किले से भाषण दिया था तो उन्होंने बलूचिस्तान में जो है मानवीय अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उसके बारे में चिंता जताई थी। तो दे फील इंडेबिटेड टू नरेंद्र मोदी। और बलूचिस्तान के वैसे भारत साथ सदियों पुराने रिश्ते हैं, एक पुराना प्यार है। अब इसमें तो बलूचिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान आर्मी क्रश कर रही है उसको, आप देख रहे हैं ये। तो उनका ये स्वाभाविक है कि हम ये जो है बलूची दस्तार होती है, एक सम्मान है, उसका नाम है बलूची दस्तार, वो 2026 में नरेंद्र मोदी को हम देंगे। गुड डेवलपमेंट। सर, अभी जो तीनों देशों की यात्रा पे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका ज़बरदस्त अद्भुत स्वागत हुआ सर। क्या नज़ारा आप देखते हैं सर? ये देखो, स्वागत विदेशों ने तो किया ही, वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया। कोई छोड़ने आ रहा है, लेने आ रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, ये सब तो था ही। जी। सबसे ज़्यादा अद्भुत काम हुआ, भारतीय जो वहाँ पे हैं उन्होंने कमाल किया इस बार जो है। आप देखिए ओमान का दृश्य देखिए, आप टेलीविज़न पे आप देखिए उसको जो है, तो कम से कम मेरे ख्याल से उस होटल में 2-3 हज़ार लोग होंगे भारतीय जो इकट्ठे हुए थे। विदेशों में जो कि प्रधानमंत्री जाता है या मुख्यमंत्री जाता है तो मुझे मालूम है कि उनसे मिलवाने के लिए लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। क्या मान लीजिए उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर गया वहाँ पे, तो ढूंढते हैं वहाँ के पहले 4 दिन लोग जाके भी कौन कौन लोग उड़ीसा के यहाँ पे हैं। फिर 10-20 लोग मिलते हैं। विदेशों में किसी की रुचि नहीं होती आने जाने के अंदर, तो ऐसे फंक्शन फेल हो जाता है। अब नरेंद्र मोदी का देखिए डिफरेंट है इशू, बिल्कुल जो है वो जाते हैं, एम्बेसी को कुछ नहीं करना पड़ता है, एम्बेसी को उल्टा कंट्रोल करना पड़ता है कि यार क्राउड ज़्यादा आ गई, इसको मैनेज कैसे करें वहाँ पे जो है। तो आप दृश्य देखिए, वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग होटल में ऐसे खड़े हैं जैसे अहमदाबाद में खड़े हों, जयपुर में खड़े हों या लखनऊ में खड़े हों, और नरेंद्र मोदी उनको भाषण दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है एक नया मिनी इंडिया जो है इस देश के अंदर जो है ओमान में जो है चल रहा है। वो बड़ा अद्भुत था दृश्य। मैंने बहुत से दृश्य पिछली यात्राओं के नरेंद्र मोदी के देखे हैं, भारतीय समुदाय के जिसे कहते हैं। ऐसा तो पहले मैंने नहीं देखा, इतना स्वागत, इतना उत्साह, इतनी उमंग जो है। इसीलिए वो कहते हैं नरेंद्र मोदी की इंडियन डिस्पोरा इज एन लिविंग एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन जो है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा हर दिन जो नए कलर आते हैं, देर आर ऑलवेज न्यू कलर्स एवरी डे एंड एवरी न्यू सीजन बिकम्स ए फेस्टिवल फॉर अस। इस तरह के उनके विचार हैं, लोग खुश होते हैं, देखते हैं वहाँ पे जो है। तो इस बार ओमान का जो इंडियन डिस्पोरा का जो शो था, उनका जो मोदी के प्रति जो मान सम्मान था, वो बहुत इम्प्रेसिव था इस बार। राइट। सर, ओमान की 95% आबादी मुसलमानों की है और फिर भी मोदी जी इतने लोकप्रिय है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मिरेकल है। मैंने पहले भी आपसे कहा, आम धारणा ये रहती है कि भाई बीजेपी को मुसलमान कम पसंद करते हैं, लेकिन परिणाम आते हैं वो बिल्कुल विपरीत होते हैं उसके। अब आप देखिए उस देश के अंदर 95% इस्लामिक जनता, इस्लामिक लोग, और नरेंद्र मोदी का कितना सम्मान, और सर्वोच्च सम्मान भी उसके साथ में, अन्य सम्मान के साथ साथ जो है। तो वाकई मिरेकल है ये, और ये मिरेकल नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने इस नैरेटिव को बिल्कुल झुठला दिया है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है या बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि पार्टी की धारा से बहुत ऊपर उठ गए हैं और संसार ने इसको मान लिया है। ही इज़ नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो एसपी, ही इज़ नरेंद्र मोदी, सिंगल पर्सनैलिटी जिसे कहना चाहिए। उनका डोमेन खुद का अपना है, और प्राइम मिनिस्टर को भी अलग कर दीजिए उनके नाम से आप जो है, तो इज़ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेबल टू ऑल, इंक्लूडिंग ऑल मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग 95% मुस्लिम्स ऑफ दैट कंट्री। ये आपने देखा खुद ने। सर, इन 3 देशों की यात्राओं का पाकिस्तान को क्या संदेश है? वेरी पुअर, वेरी डिसअपॉइंटिंग जो है, वेरी अलार्मिंग। लेकिन अब मुनीर को फ़र्क नहीं पड़ता इससे ज़्यादा, इन बातों से। अमेरिका ने उसको गोद में बैठा रखा है, लेकिन एक पल के लिए तो जिसे कहते हैं ना, आर्मी में शाम को मैस में जाते हैं जी, तो एक ड्रिंक तो लगाई होगी इस निराशा के साथ। कह रहा आज ये क्या हुआ, बताओ। वहाँ के जो सुल्तान और ये लोग हैं, ये क्या रास्ता भटक गए हैं, जिसे कहते हैं मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये नरेंद्र मोदी को, हिंदू प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से स्वागत कर रहे हैं उसका, तो मच वेरी अपसेट, बट नथिंग कैन बी डन। सर, खाड़ी देशों और पश्चिमी राष्ट्रों को मोदी जी की जो एक ही वक्त पर एक साथ साधने की जो ड्यूअल डिप्लोमेसी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, इसे कहना चाहिए बैलेंसिंग एक्ट जो है।
टाइट रॉप और प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक मूव। आप देखिए, एक तरफ तो वो गल्फ राष्ट्रों के साथ वार्ता कर रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, डील साइन कर रहे हैं, और बैलेंस करने के लिए जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो इजराइल बैठे हुए हैं। आप देखिए, तो बैलेंसिंग एक्ट है। वो ये शो करना चाहते हैं कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के बारे में जो विचार है वो मेरी नीति को निर्धारित नहीं करेगा, मेरी नीति मेरे राष्ट्र हित से, मेरे जजमेंट से प्रभावित होगी, जो है वो उससे प्रभावित नहीं होगी। इसका मैसेज ये है। तो अच्छा है, डिप्लोमेसी है, और डिप्लोमेसी ऐलानिया कर रहे हैं, कोई चोरी छिपाने की कोई बात नहीं है। जयशंकर बैठे हैं कैमरा पे वहाँ पे इजराइल में, यहाँ कैमरा पे नरेंद्र मोदी बैठे हैं, सारा संसार देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आदमी की क्रेडिबिलिटी होती है। नरेंद्र मोदी इज ए क्रेडिबल वॉइस, उन पे कोई पता है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है वहाँ पे, जो है सबके सामने है, किसी का डर भय लुका छिपते वो नहीं है। तो एक तरफ वो कर रहे हैं, दूसरे वो कर रहे हैं, तो गुड बैलेंसिंग एक्ट अच्छा है। भारत संसार के सब देशों को अपने साथ लेके चले, राष्ट्र के हित के हिसाब से फैसले करे, और ये नहीं सोचे कि इस एक देश के साथ मेरे जो संबंध हैं उसका दूसरे देश पे क्या असर पड़ेगा। फाइन। सर, फरीद झकारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो अमेरिकी पत्रकार हैं, लर्नड हैं, ही इज़ ए क्रेडिबल वॉइस इन मीडिया, अदरवाइज आल्सो। नेटवर्क 18 के मैंने उनके पहले इंटरव्यू देते थे, अभी उन्होंने NDTV को इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो नरेंद्र मोदी हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए बेटर प्राइम मिनिस्टर देन जवाहरलाल नेहरू। ये पहली बार किसी क्रेडिबल आदमी ने इस तरह से इस बात को कहा और ऐलानिया कहा, और कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था ऑफ कोर्स, लेकिन जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है, इसको बनाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। वो काफ़ी इंडिपेंडेंट और ऐसे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति माने जाते हैं, उन पे किसी का नियंत्रण नहीं है, उन पे कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई XYZ नहीं है, तो अमेरिका में रहते हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। सेकंड, उन्होंने ये बात उसमें कही कि आमतौर पे 10 वर्ष तक शासन करते हैं लोग तो थक जाते हैं, जनता भी उब जाती है। मोदी इज़ एन एक्सेप्शन। आप देखिए उनकी फिजिकल फिटनेस, उनका मूवमेंट, उनके दिनचर्या सारी जो है, और देश के लोग देखिए अभी बिहार में वोट दिया है, उनका जो मैंडेट है वो उसको रिन्यू किया है जनता ने जो है। तो न तो जनता थकी, न जनता उबासी कहते हैं जिसको, वो आई जनता में, न नरेंद्र मोदी थके। तो झकारिया ने जो बात कही है, आई एंडोर्स दैट जो है, तो अच्छा कहा उन्होंने। सर, एक बार फिर ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना ग्रेट फ्रेंड कहा है, क्या आप भरोसा करते हैं इस बात पर? ट्रंप ने पहले तो कहा अमेजिंग इंडिया, फिर कहा मोदी इज़ ए ग्रेट फ्रेंड, फिर ये कहा इंडिया इज़ ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। कौन यकीन करेगा ट्रंप की बातों को? ही इज़ लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, नो वन बिलीव्स हिम। 140 करोड़ लोग तो उसको मतलब जिसे कहना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट और हल्का सा हेटेड भाव से ही देखते हैं उसको। ही इज़ डन लॉट ऑफ डैमेज टू द कंट्री, टू 140 करोड़ पीपल एंड टू द फ्रेंडशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। ही कांट बी ट्रस्टेड एनी मोर। उसके जितने बयान आते हैं, मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा के पढ़ते होंगे और मुस्कुरा के निकल जाते होंगे वहाँ से। कम्प्लीटली ही इज़ लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, ही इज़ लॉस्ट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। और वो कुछ भी कहें, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड के लिए सुनने में अच्छा लगता है कि एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ़ की है। लेट्स सी उसका क्या इम्पैक्ट आने वाली ट्रेड डील पे। सर, राजनीतिक परीक्षकों का ये मानना है कि एक तरफ तो ट्रंप टैरिफ खेलते रहे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम ही पलट दिया। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही है। ट्रंप एक्चुअली फेल्ड टू असेस द पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़, मैन्योर और डिप्लोमेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। आप देखिए, उन्होंने सोचा जैसे पहले भारत के प्रधानमंत्रियों को दबाते रहते थे। आपको तो मालूम है विदेश मंत्रालय में पत्ता नहीं हिलता था अमेरिका के इशारे के बिना। अमेरिका कितना डोमिनेंस था उसमें। इशारे के बजाय कहना ज़्यादा सही होगा कि अमेरिकन पॉलिसीज़ का, अमेरिकन इन्फ्लुएंस का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, फॉरेन मिनिस्टर का कितना डोमिनेंस था हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है। आज कहाँ है वो दैट वे जो है, आज कहीं कुछ नहीं है। तो उन्होंने असेस नहीं किया नरेंद्र मोदी को, ठीक से स्टैंड लिया और आप देखिए गेम पलट दिया सारा। जिस एक्सपोर्ट का खतरा था कि ट्रंप के कारण से हमारे एक्सपोर्ट गिर जाएंगे, टैरिफ के कारण से एक्सपोर्ट बैठ जाएंगे, रिवर्स हो गया वो तो। एक्सपोर्ट इतने बढ़े इस पिछले 6 महीने के अंदर जो है कि ट्रंप का जो टैरिफ का कार्ड था पिट गया पूरी तरह से जो है। इसीलिए तो क्या है कि नरेंद्र मोदी निर्भीक हैं, पीयूष गोयल इसीलिए ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं वार्ता के अंदर जो है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो टैरिफ कार्ड था वो था कि भारत के एक्सपोर्ट पिट जाएंगे, भारत एक याचक की स्थिति में रहेगा। भारत के एक्सपोर्ट तो रिवर्स हो गए, वो तो उल्टा बढ़ गए और इतने बढ़ गए कि पिछले 3.5 साल में इतने कभी नहीं बढ़े थे। पिछले 3.5 साल का जो लेवल था उसको क्रॉस कर दिया
इस बार के एक्सपोर्ट्स हैं जो है, इसे मिरेकल। तो नरेंद्र मोदी का जो गेम है, जो साइलेंट किलर का जो गेम है नरेंद्र मोदी का विज़ा विज़ ट्रंप जो है, उसने मतलब खेल बदल दिया, पासा बदल दिया। और ट्रंप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया ये। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है एक्सपोर्ट को रोकना। ही फेल्ड टू डीमोरलाइज इंडियन एक्सपोर्ट्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स मेड न्यू विक्ट्री, ए न्यू रिकॉर्ड। जेसी सर, अब आखिर क्या संभावनाएं हैं अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील की? संभावनाएं अच्छी हैं। इफ़ आई गो बाई यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स असेसमेंट, तो देन इज़ लाइकली टू कम इन अनदर 15 days और सो जैसा है। पर पीयूष गोयल ने एक बात साफ तौर पे कहा है, उसने कहा भी देखो डील तो तभी होगी जो दोनों के फ़ायदे की डील होगी, और भारत झुकेगा नहीं। अंडर सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी ही इज़ क्लियरली टोल्ड अमेरिकन पीपल जो है कि डेयरी और ये एग्रीकल्चर है ना, ये नहीं खुलेंगे, इस पर कोई बार्गेन नहीं है, कोई इस पर बात नहीं है, बाकी सब कर लो जो करना है रीजनेबली। तो अमेरिका ने खुद ने माना कि इंडिया इज हार्ड नट टू ब्रेक, बट स्टिल इंडिया इज़ गिवन द बेस्ट डील एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड डेयरी। तो उम्मीद तो है लोगों को, बशर्ते इसमें एक ही बात है, प्रोवाइडेड कहना चाहिए। डील इज़ ऑन कार्ड्स, डील इज़ विजिबल इन अदर मंथ और सो 20 days जो है। बट यू नेवर नो an unpredictable, a whimsical Trump. What he does at the 11th hour, you never know. But let's hope and let's pray that sense prevails upon him. He rectifies earlier mistake and sanctions or agrees for the new trade deal with India on mutual terms and conditions. Let's see. सर, एक बात सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सलाह से कीनियाई प्रधानमंत्री की बेटी की आंखों की रोशनी लौट आई। सर, वो कौन सी कहानी है जिस पे आज हर हिंदुस्तानी को गर्व है? वास्तव में गर्व है और कुदरत है। देखिए, उसके भाग्य में लिखा था कि वो नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति से मिलेगा, उसके जीवन का अंधेरा रोशनी में बदलेगा। वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी बेटी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसी प्रोसेस में आँख की रोशनी चली गई। अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखवाए देश विदेश में, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, पैसे की कमी नहीं थी, कॉन्टैक्ट की कमी नहीं थी, सोर्स की कमी नहीं थी। एक बार नरेंद्र मोदी से टकरा गए किसी मीटिंग में, जिक्र किया अपनी पीड़ा का। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा ना, बहुत मानवीय संवेदना उनकी बड़ी प्रबल हैं। देखिए, तो उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कैसे है। तो उनका मैं बताता हूँ। तो केरल के किसी आयुर्वेद डॉक्टर से उनका परिचय करवाया, नेचुरली पीएमओ से फ़ोन भी कराया होगा, वो गए होंगे, अच्छे से उनका इलाज हुआ, बेटी की आँखें ठीक हो गई। मिरेकल जो है ये। तो नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो बहुत कम लोग जान पाते हैं, ऐसी घटनाएं जैसे आज है। अब आता है, आई एम श्योर इस शो के बाद में जितने लोग पीड़ित हैं या जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, वो केरल जाएंगे, जाता है आदमी, जाना चाहिए जो है। तो ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट था जिसमें नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक का मान ऊंचा किया, और ख़ुद भी उनको अच्छा लगा कि यार अच्छा हुआ आज मेरे कहने से या मेरे एफर्ट से जो है ना, एक व्यक्ति को जीवन में जो रोशनी मिल गई। सर, ब्रिटेन, जॉर्डन और ओमान के साथ भारत का हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आखिर क्या संदेश है इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए? डोनाल्ड ट्रंप का ये है भाई, जिसे कहते हैं वी डैम, अंग्रेज़ी में कहो तो माई फुट, और कुछ कहो आप, तो आप ये मतलब उसको यूँ कह दो, मेरे को परवाह नहीं है भाई। देखो, आप करो, स्वागत है आपका, नहीं करो, हमें कोई नुकसान नहीं। हमारी तो लाइन लगी हुई, देखिए ब्रिटेन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और तुम टैरिफ भी मत करो। चलो मान लिया एक पल के लिए, मेरे एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाले नहीं हैं। भारत याचक बन के नहीं आएगा, भारत अपनी शर्तों पे करेगा। भारत अपने किसानों को या उनके हितों की रक्षा से पीछे नहीं हट सकता। भारत जो है, भारत अपने किसानों के हितों की बलि नहीं देगा। एंड नॉट ओनली किसान, डेयरी एंड एग्रीकल्चर, कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं जो मालूम नहीं हमें, जिसके लिए कि अमेरिका प्रेशर कर रहा है। चावल के लिए कर रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत चावल और खरीद लो, कोई बात नहीं, दैट वे जो है। लेकिन जो बेसिक सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, बेसिक जो भारत की मर्यादा है, जो नरेंद्र मोदी का जो चार्टर है इंडियन इकोनॉमी का, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ट्रंप फॉर ए मोमेंट मस्ट हैव बीन वेरी अपसेट कि ये क्या हुआ, मैंने ट्रेड डील नहीं करी, और सारे राष्ट्र एक एक करके ट्रेड डील करते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेंटली कुछ दिनों के लिए। वो तो कभी जाएंगे छोड़ के, किताब लिख रहे होंगे, तब उनको याद आएगी कि हाँ ये घटना हुई थी, इस तरह से जो है। लेकिन फिर भी फेस वैल्यू पे से जैसे भी सी, ही मस्ट बी अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज अचीवमेंट फॉर साइनिंग फ्रीक्वेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक एनीथिंग।
और बहुत शानदार तरीके से सर आपने जेसी शो में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 3 देशों के दौरे को डिकोड किया, उसका एनालिसिस किया। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो भारतीय ये पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आए। वो लेकर आते हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए आत्मसम्मान। वो लेकर आते हैं भारत की वो पोजीशनिंग। जब प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ हाथ मिलाते हैं तो भारतीयों को ये संदेश जाता है कि अब भारत को सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि सुने जाने वाला देश माना जाता है। और यही है भारत की बढ़ती हुई पहुंच। वो कहते हैं शायरी के अंदाज में कि हमने जब ख्वाब देखे तो ज़मीन ने आसमां खोल दिया, हमने जब रास्ते तय किए तो दुनिया ने रास्ते छोड़ दिए। अब ये दुनिया को तय करना है कि क्या वो भारत की रफ्तार के साथ चलने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में आज के इस पूरे विश्लेषण के लिए, और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।